नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू आवर चैनल बुद्धि अकेडमी. In this lecture and in this series, we are talking about some various basic important aspects of Indian economy and some very basic terminologies of Indian economy. दोस्तों, आज भी हमारा एक जो मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू इंडियन इकोनॉमी एंड फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग फॉर. That is the difference between the banks and the non-banking financial companies. I know you know very well about the scheduled commercial banks, what are their working, what they do, what they don't do. But there are certain misconceptions between when we talk about the banks and the non-banking financial companies, as these both are the financial intermediaries which provide the capital to the market. हमको बार बार कभी कभी ये सोचने में आता है कि जब बैंकिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे है तो हमको क्यों कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की जरूरत पड़ती है. तो सबसे पहले आज का लेक्चर में स्टार्ट करूंगा एक कोड के साथ, सो दैट मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बता सकूं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी कितने बड़े बड़े काम करती है जो कि बैंकिंग सिस्टम से अलग है और उसका एक अलग इंपॉर्टेंस है. आई होप आपको एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी दैट इज IL&FS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, फॉर विच वी हैव मेड अ सेपरेट वीडियो जब ये क्राइसिस हुआ था, जिसको कि हम जानते हैं IL&FS क्राइसिस के नाम से, इन विच इट गॉट हेवी लॉस ऑफ अराउंड 98,000 करोड़ रुपीस, फॉर विच गवर्नमेंट केम आउट टू बेल आउट. क्योंकि इसमें जो डिपॉजिटर्स का पैसा लगा था, गवर्नमेंट को यह डर था कि अगर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो कि बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देती है, उनपे स्पेंड करती है, अगर डिपॉजिटर्स का भरोसा इन पे से उठ गया तो डिपॉजिटर्स अगली बार से किसी भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी पे पैसा नहीं लगाएंगे. तो इससे आप समझ सकते हो कि गवर्नमेंट अगर इतने बड़े बेल आउट पैकेज के साथ आ रही है तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का क्या इंपॉर्टेंस है. उसी के बाद में दोस्तों आपको बता दूं कि बैंकिंग सिस्टम से अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को हमको समझना है और अगर मैं इसको दो चीजों में डिवाइड कर दूं तो आप इसको वैसे ही समझ जाओगे. इसका सबसे पहला मतलब होता है नॉन बैंक, मतलब कि जो बैंकिंग सिस्टम या बैंक्स के पास हमारी फैसिलिटीज है वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास नहीं होती है. उसी के बाद में जो दूसरा शब्द है वो है लोन और फाइनेंस. बेसिकली दीज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज डील्स विद दीज टू वर्ड्स. अब दोस्तों मैं आपको कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट इनके डिफरेंसेस बताऊंगा ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्चुअली एक क्लियरिटी आए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में क्या क्या चीजें आती हैं, ये कैसे रन करती है, ये कैसे वर्क करती है, ये क्या नहीं कर सकती है विद रिस्पेक्ट टू बैंक्स. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही जनरल पॉइंट्स हैं और ये हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं कि बैंक्स कैन एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स. ये हर टाइप के डिपॉजिट्स ले सकती है. अब ये डिपॉजिट्स कितने कितने तरीके के होते हैं दोस्तों? ये होते हैं दो तरीके के. एक होता है टाइम डिपॉजिट और एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट. दिस आल्सो वी हैव डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग द NDTL, दैट इज नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी. तो हमने वहां देखा था कि टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स क्या होते हैं. वहीं जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है दोस्तों, दे कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, राइट. डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. उसी के साथ में टाइम डिपॉजिट जो है वो ले सकती है. हम देखेंगे दोस्तों ये भी कि जो टाइम डिपॉजिट लेती है उसके साथ उसको कुछ रखना पड़ता है एक्स्ट्रा नेक्स्ट पॉइंट्स में. मगर अभी आप ये याद रखिए कि डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेती है एनबीएफसी, टाइम डिपॉजिट्स ले सकती हैं. उसी के बाद में एनबीएफसी जो रहती है दोस्तों, वो सेल्फ ड्रॉन चेक्स जो रहते हैं, सेल्फ ड्रॉन चेक ये इशू नहीं कर सकती, जबकि बैंक्स कर सकती है. अब ये रेगुलेट कौन करता है दोस्तों? देखिए, जितने भी हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज हैं उन सबको इन दी एंड रेगुलेट तो आरबीआई ही करता है. मगर ये रेगुलेट किसके थ्रू होती हैं? बैंक्स जो है दोस्तों वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के थ्रू रेगुलेट होती हैं और लाइसेंस भी इनको इसी एक्ट के थ्रू देता है कौन? आरबीआई. Now, RBI also keep vigil on the NBFCs, but they are regulated under the Companies Act. हम जानते हैं और इसके बारे में हम दूसरे लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, कंपनीज एक्ट के बारे में. उसी के बाद में दोस्तों RBI जो होता है वो इन सबको सुपरवाइज करता है, सारी बैंक्स को, आई मीन. वही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होता है दोस्तों वो डिपेंड करता है, दो फाइनल अथॉरिटी रहती है आरबीआई के पास, मगर इनको जो रेगुलेशन कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो तो इसको डील करने वाला, इसको रेगुलेट करने वाला IRDA होता है. अगर आप मर्चेंट बैंक्स की बात कर रहे हो इसको रेगुलेट करने वाला सेबी होता है. अगर आप माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहे हो तो इसको रेगुलेट करने वाला स्टेट और सेबी दोनों होता है.
उसी के बाद में दोस्तों यहां पे मैं बता दूं आपको, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग होती है, जैसे कि हम जानते हैं ना हमारी देश में कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, तो यहां पे क्योंकि यहां पे सीधा आरबीआई का होल्ड रहता है, तो यहां पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है वो करना पड़ती है। वहीं एनबीएफसीज में, एज वी हैव सीन, कि यहां पे जो मेजरली पैसा रहता है वो प्राइवेट लोगों का रहता है, राइट। अच्छा, मैं इसमें आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे दो मेजोरिटी पैसा प्राइवेट लोगों का रहता है, मगर यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगा सकती है। और जब ऐसा होता है कि गवर्नमेंट भी अपना पैसा लगा दे, तो इसको बोलते हैं हम नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंटरमीडियरीज, एनबीएफआई में ये चेंज हो जाता है। उसी के बाद में दोस्तों बात करते हैं कि इसको खोलने के लिए कितना अमाउंट नेसेसरी होता है या रिक्वायर्ड होता है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे बैंक्स को खोलने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 500 करोड़ है, और स्मॉल बैंक्स अगर खोलनी है तो 100 करोड़ है। वही नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को छोटे पैसे से भी खोला जा सकता है, जैसे माइक्रो फाइनेंस 5 करोड़ और अदर्स बाकी का 2 करोड़ रुपए। उसी के बाद में अब बात कर लेते हैं, हम जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्यों लाया गया, क्यों मेंटेन किया जाता है, क्यों रिजर्व रखा जाता है, हम इसके बारे में एक अलग वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो सीआरआर और एसएलआर जो है दोस्तों, बैंक्स को तो मेंटेन करना ही पड़ता है। अगेन जब हम एनडीटीएल से पढ़ रहे थे, हमने उसमें भी देखा था सीआरआर एसएलआर को, और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं अगर आपने वीडियो देख लिया है तो। उसी के बाद में जो सीआरआर है वो एनबीएफसी को मेंटेन करना जरूरी नहीं है, इनफैक्ट एसएलआर भी मेंटेन करना जरूरी नहीं है, मगर इफ यू आर टेकिंग डिपॉजिट, जैसा कि हमने बात करी थी, ये टाइम डिपॉजिट अगर आप ले रहे हो तो you have to deposit at least 15% of statutory liquidity as 15% as statutory liquidity ratio of that deposit, right? उसी के बाद में दोस्तों जो बैंक्स रहती है वो आपका पैसा, जैसे देखिए डिपॉजिटर्स हैं, बैंक्स में पैसा लगाया, बैंक्स में पैसा रखा, तो ये शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर देंगे बैंक्स वाले आपका पैसा, राइट। मगर एनबीएफसी वाले आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इसीलिए प्रॉफिट मेक करते हैं ज्यादा, राइट। और प्रॉफिट मेकिंग है ही, जैसे हमने देखा वो प्राइवेट चला रहे हैं पूरे मेजॉरिटी, और इसी कारण से इन चीजों को एनबीएफसी को बोला जाता है शेडो बैंकिंग सेक्टर, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ना जैसे शेडो कैबिनेट होती है, वैसे इसको शेडो बैंकिंग सेक्टर बोला जाता है। उसी के बाद में दोस्तों यहां पे जो लोन्स रहते हैं, कहां पे, बैंक्स में, ये लोन्स रेट जो रहते हैं ये लिंक्ड रहते हैं बेस रेट सिस्टम से। तो अब आपका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कि जैसे मैंने यहां पे लिखा है इट डिपेंड्स फॉर एनबीएफसी, तो जो इनके एनबीएफसी के लोन्स रहते हैं ये किस चीज पे डिपेंड करते हैं, आप ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आई एम वेटिंग। उसके बाद में दोस्तों अब बात आती है कि जब पैसे वसूली की बात आती है तो ये लोग कैसे करते हैं। यहां पे है जैसे सारफेसी, हम जानते हैं सारफेसी एक्ट के बारे में, तो बैंक्स जो है वो उनके पास सारफेसी एक्ट की पावर है, राइट। वहीं जो एनबीएफसी हैं उनके पास में भी ये चीज दी हुई है सारफेसी, मगर ओनली फॉर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो कि एनबीएफसी में आते हैं। अब दोस्तों यहां पे एक मैं चीज बता दूं आपको कि यहां पे कैपिटल टू रिस्की असेट रेशियो जो होता है CRAR, ये वाला, यहां पे ये एनबीएफसीज को, कुछ एनबीएफसीज को रखना पड़ता है, सम ऑफ देम हैव टू कीप CRAR। अगेन यहां पे कुछ अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो आप सिर्फ इतना सा भी अगर ध्यान रखेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कुछ एनबीएफसीज को कैपिटल रिस्क असेट रेशियो रखना पड़ता है। अब मैं अगर आपको इसका एग्जांपल दूं एनबीएफसीज का, जैसे जो गोल्ड लोन है, मुथूट फाइनेंस हो गया, चिट फंड निधि, ये इसके एग्जांपल है एनबीएफसीज के। अब उसके बाद में दोस्तों आखिरी पॉइंट इसको कंक्लूड करते हुए जो इनका डिफरेंस है उस पे ले चलता हूं आपको। जैसे यहाँ पे जो पेमेंट सेटलमेंट एक्ट है जिसके थ्रू जैसे कि आप एनईएफटी और आरटीजीएस करते हो बैंक्स में, ये चीज पार्ट नहीं है एनबीएफसीज का, मतलब कि आरटीजीएस एनईएफटी जो होता है वो एनबीएफसीज का पार्ट नहीं है। तो दोस्तों दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड द बैंक्स, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि क्यों एनबीएफसीज का एक अलग से इंपॉर्टेंस है बाय गिविंग एन एग्जांपल। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एज वी रेगुलरली अपलोड दिस काइंड ऑफ वीडियोस। ऑल्सो mention in the comment box how you like this video, the next topic which you do like to hear from me, and in the end keep shining. Have a good day.